Hello everyone. So let us start with one of the most important topic, that is standard costing and variance analysis. ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कुछ केसेस में आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आल्सो। सो इस चैप्टर की वीडियोस भी आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप चेक करना, क्योंकि ये चैप्टर जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, बट आई हैव ट्राइड टू मेड 7-8 videos of this chapter, so please watch out all videos for better understanding। और इसमें चाहे आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो हम इसमें सारा पार्ट कवर करेंगे। So let us start with the topic. So see, we'll discuss in this you can say playlist about standard costing, about standard costing क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होते हैं, फिर आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस। सो ऑल दीज विल बी कवरिंग इन द प्लेलिस्ट। सो सी व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट एक ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ताकि हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसका बेसिकली मीनिंग यही होता है कि कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में उसको कितना कॉस्ट करना चाहिए। और अगर हम कहते हैं भाई हमारा इतना कॉस्ट करना चाहिए लेकिन एक्चुअल कॉस्ट अलग आ रही है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज वी मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्योंकि जब भी अगर आपने जो कॉस्ट बोला कि भाई लेट्स से अब ए एक प्रोडक्ट है ए, उसको 10 रुपीज कॉस्ट करना चाहिए, बट उसकी जो कॉस्टिंग है वो 11 रुपीज आ रही है, तो इसका मतलब जो हम एक्चुअल उसकी कॉस्ट होनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है। तो वो हमारे को कौन हेल्प करता है उस डिसीजन मेकिंग में, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्योंकि जनरली हम एक्चुअल कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करते हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है या पास्ट कॉस्ट होती है, उसके बेसिस पर हम एक प्री डिटरमिन एस्टिमेट करते हैं, जैसे आपने बजटरी कंट्रोल में भी सीखा था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली हमारे को बताता है कि भाई एक्चुअल आउटपुट आप स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसका आगे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो आपको इसका मीनिंग और क्लियर होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल द कॉस्ट फ्रॉम cost control point of view. What a product should have costed is more important than what it did it actually cost. The actual cost is the past cost or historical cost, and the historical costing is a system in which actual costs incurred in the past are ascertained or identified or estimated। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हम हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करता है कि एक प्रोडक्ट को एक्चुअल कितना कॉस्ट करना चाहिए। अगर वो ज्यादा कॉस्ट कर रहा है तो वेरिएंस एनालिसिस हम कहते हैं ज्यादा या कम। तो देखिए अगर आपने एस्टिमेट किया कि 10 रुपीज कॉस्ट आनी चाहिए लेकिन कॉस्ट आ रही है 11 रुपीज, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें हेल्प करता है कि आपकी कॉस्टिंग सिस्टम में वेरिएंस आ रहा है। वेरिएंस मतलब डिफरेंस आ रहा है। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो उसको हम फेवरेबल बोलते हैं। अगर वो डिफरेंस नेगेटिव हुआ, नेगेटिव मतलब आपने एस्टिमेट किया 10 रुपए लेकिन कॉस्ट आ रही है 11 रुपए, तो ज्यादा आ रही है ना कॉस्ट, तो नेगेटिव, तो उसको हम एडवर्स बोलते हैं। तो ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब आप कह रहे हो एक्चुअल कॉस्ट आप डिटरमिन करो, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट के क्या बोला हमने, पास्ट कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। तो इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस की प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, ये नहीं कि एक्चुअल उसकी कॉस्ट आएगी कितनी या कितनी आई। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ascertainment of actual cost does not serve any useful purpose and has certain limitations. Firstly, such costs are obtained too late and cannot be used for price quotations। क्यों? क्योंकि ये पास्ट कॉस्ट है। तो पास्ट कॉस्ट सिर्फ आपको एक प्रिडिक्शन करने में, आप कह सकते हो एस्टिमेट करने में हेल्प करेगी, बट वो प्राइस कोटेशन में हेल्प नहीं करती, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस हम पहले डिसाइड कर चुके होते हैं। Secondly, historical costs do not serve the purpose of cost control because the costs have already been incurred before costing figures are available for managerial control। ये मैंने अभी आपको समझाया, ये पास्ट कॉस्ट होती है, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी आप कह सकते हो मैनेजरियल कंट्रोल केस में क्या होता है, आप कॉस्ट को ऑलरेडी इनकर कर चुके हो और कॉस्टिंग फिगर्स के बेसिस पर ही मैनेजर्स ने या आप मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं। Thirdly, historical costs do not provide any yardstick against which efficiency can be measured। और देखिए कोई पास्ट कॉस्ट है वो आपकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन
नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब जो मीनिंग में वो आपको क्या बोल रहा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पुट्स मोर फोकस ऑन कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ना कि ये कि कितनी कॉस्ट एक्चुअली आई है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट डिटरमिन करने में ये लिमिटेशंस हैं हमारे पास। अब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल तरीका है, जैसे हम कंट्रोलिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करते थे ना मैनेजमेंट में, तो उसी तरीके से है कि सबसे पहले आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उनके लिए आप क्या करिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन कीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद आप एक्चुअल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। फिर आप कंपेयर कीजिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है। तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस। तो ये मैंने भी आपको बताया। तो देखिए, पहले 3 पॉइंट्स मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। द सेटिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आप भाई प्रोडक्ट आप किस किस से बनाएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सेकंड, ascertaining actual cost or identifying actual cost. Third, comparing standard with actual cost to determine the differences between the two, और उसको हम क्या बोलते हैं, known as variances. फिर जो डिफरेंस आया है आप उसको एनालाइज कीजिए कि रीजंस क्या हैं, और आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कीजिए भाई ये वेरिएंसेस आ रहे हैं, तो हमें कौन से करेक्टिव एक्शन लेने हैं ताकि ये फ्यूचर में रीअकर ना हो। तो देखिए, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, एनालाइजिंग वेरिएंसेस फॉर ascertaining reasons thereof, reporting of these variances and analysis thereof to the management for appropriate corrective action wherever or where necessary. तो भाई अब पेपर में क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफिकल्टीज क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, या हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये मीनिंग होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बजटरी कंट्रोल हमारा प्रीवियस चैप्टर था, प्लेलिस्ट में आपने चेक किया होगा, जहां पर हम बजट्स को प्रिपेयर करते थे। ठीक है, बजट्स में और बजट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट इनमें सिमिलैरिटी क्या है वो देखिए। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय एस्टैब्लिशिंग प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स। पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, there are certain basic principles which are common to both standard costing and budgetary control. भाई बजट्स में भी हम प्री डिटर्मिन टारगेट्स डिसाइड करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, वेरिएंस डिटर्मिन करते हैं, और करेक्टिव एक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप बजट बनाते हो, भाई हमारा ये बजट है, तो ये हो गया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन टारगेट्स ऑफ परफॉर्मेंस, द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटर्मिन टारगेट्स, the analysis of variances between the actual and standard performance, and to take corrective measures where necessary. तो कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो स्टेप्स हैं वही स्टेप्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, बजटरी कंट्रोल में भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का में हम एक्चुअल कॉस्ट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करते हैं, बजटरी कॉस्ट का यूज करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सी, एडवांटेजेस में क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना एक इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है या सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ मेजर कर रहे हैं, और कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसको वहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेल्प से ही आप प्लानिंग कर सकते हो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो देखिए, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको यही बोल रहा है, effective cost control. The most important advantage of standard costing is that it facilitates the control of cost. Cost is exercised by comparing actual performance with standards and taking corrective action on the basis of variances so revealed. Second, helps in planning. Establishing standards is a very useful exercise in business planning, which instills in management a habit of thinking in advance. थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स इंसेंटिव। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप जब इंप्लीमेंट करते हो सिस्टम को, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक मोटिवेशन टूल होता है, जहां पर बेसिकली अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हो तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण आप
अपनी लेबर को या अपने रिसोर्सेज को रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन टू वर्क विद ग्रेटर एफर्ट। Schemes may be formulated to reward those who achieve or surpass the standard. This increases efficiency and productivity. और जब आपको आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो वो आपको प्राइस फिक्सेशन में भी हेल्प करता है बाय एडिंग अ सूटेबल और स्टैंडर्ड मार्जिन ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो देखिए, fixing prices and formulating policies. Standard costs are a valuable aid to management. Aid to management means helpful to management in determining prices and formulating production policies. For example, prices may be fixed by adding a standard margin or normal profit of स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप इसको पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू disadvantages of standard costing or limitations. I would not say disadvantages, it is limitations. देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जब भी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्पफुल होता है rather than बिजनेसेस में, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो तो स्टाफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो उससे कोप अप नहीं कर पाते, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब आपके स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं तो बेसिकली ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। कॉस्टली अफेयर मतलब आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड को रीफिक्स करना पड़ेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो टाइम एफर्ट्स एंड मनी ज्यादा लगते हैं। तो देखिए, फर्स्ट 3 पॉइंट्स वही हैं जो मैंने भी आपको बताया। द सिस्टम मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द बिजनेसेस, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ज्यादा यूज होता है। द स्टाफ मे नॉट बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम, इसलिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। A business may not be able to keep standards up to date. In other words, business may not revise standards to keep pace with the frequent changes in manufacturing conditions. Business in third point means a manufacturing concern only. Firms may avoid revising standards as it is a costly affair. तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब कई बार क्या होता है, आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन या एक्सपर्ट एडवाइस, लेकिन हो सकता है वो स्टैंडर्ड्स इनएक्यूरेट हैं, अनरिलायबल है, जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। Inaccurate and unreliable standards cause misleading results and thus may not enjoy the confidence of the users of the system. और फिर ये अगेन सेम पॉइंट आ गया, कॉस्टली अफेयर है। ऑपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज अ कॉस्टली अफेयर एंड स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड द लास्ट पॉइंट, standard costing is expensive and unsuitable in job order industries which are manufacturing non-standardized products. तो कहने का मतलब क्या है, ये इसकी सुटेबिलिटी नहीं है जहां पर आप बेसिकली आप कह सकते हो नॉन स्टैंडर्डाइज और आप कह सकते हो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जनरली वहीं यूज होता है जहां पर आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है या प्रोडक्ट आप कह सकते हो, जो आप कह सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही प्रिपेयर होते हैं। तो ये लिमिटेशंस है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग मैं आपको भी यहाँ बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल इसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो आप नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, द सक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए। Extreme care therefore must be taken to ensure that all factors have been considered in establishment of standards. So standard costs are set for each element of cost, may be material, direct labor और overheads. तो कहने का मतलब है, जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फिक्स करें तो आप सारे फैक्टर स्टडी कीजिए और हर एलिमेंट का, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड हो, उनका अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट आप क्या करें, डिटरमाइन करें। अब स्टैंडर्ड आर क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो एक्चुअल आउटपुट बना रहे हैं उसको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा बनाने में, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो प्रैक्टिकल में भी हमें अलग से निकालनी पड़ती है। तो इसमें मैं सिंपल आपको रीड करके बस समझा देता हूँ। प्रोडक्शन में बी एक्सप्रेस इन द डाइवर्स टाइप ऑफ यूनिट सच एज किलोग्राम्स, टन्स, लीटर्स, गैलन्स, नंबर्स, ये यूनिट्स है मेजरमेंट की,
When a company is manufacturing different types of products, it is almost impossible to aggregate the production, which cannot be expressed in same unit. तो कहने का मतलब क्या भी हमने पढ़ा कि भाई हम ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होती है, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या मेजरमेंट यूनिट है तो वहां पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड आवर क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि ये जो डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स है ना, इनको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। Therefore, it is essential to have a common unit in which the production which is measured in different types of units can be expressed. As time factor is common to all the operations, a common practice is to express the various units in terms of time, known as standard hour. The standard hour is the quantity of output or amount of work which should be performed in 1 hour. तो आप मीनिंग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। The standard hour is the quantity of output or amount of work which should be performed in 1 hour. 1 घंटे में हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स थी इसको हमने टाइम पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि और जब हमें कैलकुलेशन भी होगी ना, हम उसको भी स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से करेंगे, विच इज अगेन बेस्ड ऑन आवर ओनली। तो देखिए, वेरिएंस एनालिसिस का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम अपने स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। तो देखिए, वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेरिएंसेस बाय सब डिवाइडिंग द टोटल वेरिएंस इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर any of standard performance. According to CIMA London terminology, variance analysis is the process of computing the amount of variance and isolating the cause of variance between actual and standard. तो कहने का मतलब क्या है, हम सारे वेरिएंसेस को कंप्यूट करते हैं और अलग अलग एलिमेंट का कॉजेस फाइंड करते हैं कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है। An important aspect of variance analysis is the need to separate controllable from uncontrollable variances. तो देखिए, controllable variances क्या हो सकते हैं भाई, कंट्रोलेबल डिफरेंसेस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अभी मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। A detailed analysis of controllable variances which will help the management to identify the persons responsible or its occurrence so that corrective action can be taken. So it is important to separate controllable variances from uncontrollable variances, जिसका मीनिंग अभी हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि कुछ फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं, कुछ अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आएगी, मैंने बोला था 10 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट है, अगर 10 रुपए से कम आ रही है, 8 रुपए आ रही है, 9 रुपए आ रही है, तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम है। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेरिएंस, जिसको हम फेवरेबल से डिनोट करते हैं, फेवरेबल। क्योंकि जब भी हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे ना, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम प्लस नहीं लिखते, हम ब्रैकेट में एफ लिखते हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फेवरेबल। लेकिन अगर आपका कॉस्ट जो है ज्यादा आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 थी, आ रहा है 12 रुपीज, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेरिएंस, जिसको हम एडवर्स से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारा आंसर पेपर में या क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा होगा, तो हम उसको नेगेटिव की जगह हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड एफ स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते, हम उसके ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए -500 आया, तो हम -500 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 500 ब्रैकेट एडवर्स ए। अगर पॉजिटिव आया तो 500 ब्रैकेट एफ, तो एफ स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टैंड्स फॉर एडवर्स। तो देखिए, favorable variances where the actual cost is less than standard cost, it is known as favorable or credit variance. Any variance that has a favorable effect on profit is called favorable variance. Positive variance will indicate favorable variance. तो देखिए, अनफेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, where the actual cost is more than standard cost, the difference is referred to as unfavorable or adverse or debit variance. Any variance that has an unfavorable effect on profit is called unfavorable variance, और negative variance will indicate adverse variance. तो आपको यही याद रखना है, पॉजिटिव आ रहा है तो ब्रैकेट F, नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट A। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो अभी
मैंने आपको डिस्कस किया था वेरिएंस में कि कुछ कंट्रोलेबल वेरिएंस होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएंस होते हैं। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस बेसिकली आप ये कह सकते हो विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, तो भाई कई बार होता है मटेरियल वेस्टेज हो रही है तो मटेरियल वेस्टेज ना हो, तो ये कंट्रोलेबल है। ठीक है, कोई डिफेक्ट आ गया मटेरियल में, उसको ठीक करना है तो वो हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंस। लेकिन आप कह सकते हो कि भाई भाई कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, रेट्स बढ़ गए, ठीक है, मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो वो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, if a variance can be regarded as the responsibility of a particular person with the result that his degree of efficiency can be reflected in its size, then it is said to be controllable variance. For example, excess usage of material is usually the responsibility of the foreman concerned. However, if the excessive usage is due to material being defective, the responsibility may rest with the inspection department for non-detection of the defects. तो ये थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जो आपको फ्रेम करना चाहिए। और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है? इफ अ वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट या बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, it is called uncontrollable variance. For example, change in market price of materials, general increase in labor rates, increase in the rates of power, insurance premium, etc. are not within the control of management of the company. Responsibility for uncontrollable variance cannot be assigned to any person or department. तो आप भाई किसी की इसमें पर्टिकुलर कोई गलती या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना सकते क्योंकि वो फर्म के कंट्रोल से बाहर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है, इस पे भी शॉर्ट नोट जनरली वो पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट ओनली वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल क्या होता है। तो ये वीडियो एक आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो से हम मेजर चैप्टर पे और मेजर पोर्शन पे मूव करेंगे विच इज मटेरियल वेरिएंस। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and also hit the bell icon if you have not subscribed the channel. You'll get the notification about the new videos. Thank you so much.